प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम किसी बिंदु को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम समतल के एक लंबवत रेखा खींचते हैं और एक उसके समांतर रेखा खींचते हैं। जो ये दो रेखाएं हैं हमारी, जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ये दोनों रेखाएं इस जगह पे प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और ये एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष, और ये हमारा कहलाता है वाई अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स अक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स अक्ष की कहलाती है धन दिशा और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा। इसी तरह ये वाई अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। इसी तरह इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। 4 चतुर्थांश होते हैं। इस वाली लाइन को, पूरे एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज, और इस पूरी लाइन को, वाई वाली लाइन को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। इस तरीके से जब हम किसी बिंदु की स्थिति को प्रकट करते हैं, जब हम किसी बिंदु की स्थिति को प्रकट करते हैं, तो वो हमेशा बिंदु जो होता है किस रूप में होता है? भुज कॉमा कोटि। यानी पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का होता है। ये x की जो वैल्यू होगी वो हमें भुज पे प्रकट करनी है, या भुज पे क्या प्रकट करना है? x की वैल्यू। कोटि पे y की वैल्यू, या y पर कोटि की वैल्यू। इस तरीके से हम किसी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लो, यदि आपको एक बिंदु दिया जाए 4,5, यानी इसमें भुज कितना है? 4, कोटि कितना है? 5, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। तो x की ओर हमें कितना चलना है? 4, y की ओर कितना चलना है? 5। यहाँ से जब हम लंबवत रेखाएं ऐसे खींचते हैं, तो ये जिस बिंदु पर प्रकट होती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? A, B। अब A, B मतलब 4,5 हमने बिंदु माना है। ऐसे 4,5 भी हो सकता है, 3,2 भी हो सकता है, 1,5 भी, कुछ भी हो सकता है। उसे इस तरीके से हम प्रकट करेंगे। ध्यान रहे, एक बिंदु के हमेशा एक ही निर्देशांक होता है। ये जो हमारा बिंदु है, इसको निर्देशांक पढ़ते हैं। इस बिंदु 4,5 यदि यहाँ आ गया है, तो अब पूरी कहीं पे भी ये जो हमारा तल है, इस पूरे तल पे, चाहे एक्स अक्ष की धन दिशा हो, वाई धन ऋण कुछ भी हो, लेकिन 4,5 कहीं भी दूसरी जगह उपस्थित नहीं होगा। सिर्फ एक बिंदु के एक निर्देशांक। दूसरा बिंदु अगर हम यहाँ पे भी करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये हमारा कौन सा है? एक्स अक्ष की धन दिशा। ये क्या है? वाई अक्ष की धन दिशा। इसलिए जब भी कोई बिंदु लिखा जाएगा तो इसमें कैसा आएगा? एक्स की, यानी भुज भी कैसा होगा? पॉजिटिव, और कोटि भी कैसी होगी? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी तरह इसमें देखें हम, पहला एक्स यानी भुज कैसा है? निगेटिव, कोटि कैसा है? पॉजिटिव। इसमें देखें तो भुज और कोटि दोनों ही कैसे हैं? निगेटिव। इसमें देखें तो एक्स वाला पहले मान लिखा जाता है, तो भुज कैसा हो गया? पॉजिटिव, और कोटि हो गई निगेटिव। इन चीज़ों का हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमारा 4,5 है, हम उठा के इसमें प्रदर्शित कर दें, तो हमारा ये बिंदु गलत हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम दिए गए बिंदु को पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि किस चतुर्थांश में स्थित है। फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में है ना। तो वो कैसे डिसाइड होगा? इनके आधार पे हम ये देखेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो उसे प्रथम चतुर्थांश में, पहला वैल्यू निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो द्वितीय चतुर्थांश में।
पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी भी नेगेटिव है तो ये तृतीय चतुर्थांश में, पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में। इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है ऐसी बिंदु आ जाए 0,5, 0,-4, 3,0, 2,0। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे हम जानते हैं कि जो 0 होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इस स्थिति में इस बिंदु को हम देखते हैं, हमारा कोई भी बिंदु हम जब उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं तो मूल बिंदु से ज्ञात करते हैं। यानी x की भुज की ओर कितना चल रहा है 0, y की ओर 5। तो जैसे ये 5 आ गया हमारा, तो ये कहाँ पे स्थित हो गया? y अक्ष की धन दिशा। ठीक है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित, और किस जगह पे? धन दिशा में। y अक्ष जैसे यहाँ से ऊपर धन है और नीचे ऋण है, तो y अक्ष की ये कहाँ पे स्थित होगा? धन दिशा में। y अक्ष पर तो स्थित है ही, ये दोनों ही बिंदु कहाँ स्थित है? y अक्ष पर। ये दोनों ही बिंदु कहाँ स्थित हैं? y अक्ष पर। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? x अक्ष पर। ठीक है, लेकिन ये y अक्ष की धन दिशा में स्थित है और ये ऋण दिशा में। इसी तरह ये धन दिशा में और ये ऋण दिशा में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा कि x अक्ष पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो y का मान कितना होता है? x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। ठीक है, x अक्ष पर कहीं पे भी y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर कहीं पे भी x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा देखा जाए तो बिंदु को पहचानने के 8 तरीके हो गए। एक तो दोनों पॉजिटिव, पहला नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इस तरीके से 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए अक्षों पर धन दिशा में स्थित है, ऋण दिशा में स्थित है। अब देखना, जैसे मान लो कभी कभी ये पूछा जाएगा कि किसी बिंदु दिया गया है और बिंदु की अक्षों से दूरी पूछी जाएगी। ये हमारी दूरी कितनी है? हम x अक्ष पे चले, ये हमारी a है, और ऊपर कितना हम चले हैं? यहाँ पे b चले हैं। तो देखो ये कौन सा अक्ष है? y, और y अक्ष से बिंदु की ऐसी दूरी, लंबवत दूरी हमेशा कभी भी, जैसे ये बिंदु है, ये तल है, तो इसकी ये तिरछी नहीं नापी जाएगी, ये गलत दूरी है। यहाँ से सीधा क्या डालेंगे हम? लंब। ये इसकी क्या कहलाती है? लंबवत दूरी, और सही दूरी यही होती है। तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी? y का मान, और y अक्ष से दूरी कितनी होगी? x का मान। तो जब भी आपको कोई बिंदु दिया जाए, जैसे 4,2 दिया गया, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 2, और y अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी 4। यानी जब x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको y का मान बताना है, y अक्ष से पूछी जाए तो x का मान बताना है। विपरीत होता है दोनों का। 50 में हुई थी, इन्होंने ही इसका जो है नियम दिया था। इनके नाम के आधार पर इनको हम जो है कार्तीय पद्धति भी कहते हैं, और जो ये हमारा ये निर्देशांक हम जिसमें प्रदर्शित करते हैं इसको कार्तीय तल भी कहते हैं। तो ये हमारे ध्यान रखेंगे आप, एक गणितज्ञ हुए हैं देकार्ते, उन्हीं के नाम से ये चलता है। अब देखो बच्चों, एक हमारा यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। मान लो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x की डैश और ये y डैश। एक हमारा बिंदु मान लिया हमने क्या है? x1, y1। दूसरा बिंदु मान लिया हमने x2, y2। अब देखो बिंदु कहीं पे भी हो सकता है। अब उनके बीच की दूरी के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी सोचा है इस सूत्र को कहाँ से लाएंगे या कैसे, ये इतना क्यों होता है? दूसरा भी तो कुछ हो सकता है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल दिया और यहाँ से भी एक लंब डाल दिया। इन दोनों को ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें
फाइंड करना है। तो एक हमने यहाँ पे लंबवत रेखा और खींच दी। अब आप सोचो ये हमारा बिंदु कितना है x1, y1, तो ये इधर कितना चले होंगे हम x1, ये यहाँ पे कितना चले होंगे x2, ऊपर ये कितना चले होंगे हम y1, और पूरा कितना चले होंगे y2। ठीक है भाई, x अक्ष से दूरी क्या होती है y का मान, y से क्या दूरी होती है x का मान। आप सोचो पूरी दूरी कितनी है यहाँ तक x2, हमें चाहिए इसके बीच की, तो ये कितनी हो गई x2 पूरी थी, इधर वाली कम कर दी, ये भी इतनी होगी x2 माइनस x1। इसी तरह ये देखो पूरी दूरी कितनी है y2, हमें कितनी चाहिए इतनी, तो ये कितनी हो जाएगी y2 माइनस y। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे अगर बिंदु दे दें M N A B C, तो हम देखते हैं चित्र में कि माना दो बिंदु क्या हमने मान लिए, एक x1, y1 है और एक x2, y2। तो हम देखते हैं चित्र से OM बराबर x1 और ON बराबर x2, तो MN बराबर ON माइनस OM बराबर x2 माइनस x1 बराबर AC या CA। ये दोनों कैसे होंगे, बीच की दूरी लंबवत है तो बराबर होगी, समांतर रेखाएं ये खींची गई। इसी प्रकार हम देखें तो CM बराबर y1, BN बराबर y2, तो AB बराबर तो BN माइनस CM। इस पूरी वाले में से इतना घटा दो तो ये छोटा सा पार्ट हमारा आ जाएगा। BN की वैल्यू कितनी है देखो, BN यानी y2 माइनस y1, और यही हमारा AB आ गया। ठीक है, अब देखें अगर हम समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है BC, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही निकालनी है, तो क्या हो जाएगा तो देखो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब यहाँ पे हम देखेंगे AB मान लो और AC। AB की वैल्यू कितनी है देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये BC की वैल्यू है तो हमें चाहिए BC, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, पहले लिख दिया x, चाहे जैसे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ गया जाके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का जो आएगा वो वर्गमूल। अगर यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो एक जगह पे चाहे x2 y2 की जगह 0 कर दो, चाहे x1 y1 की जगह 0 कर दो। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा आसान होता है। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चन समझते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें जैसे ज्ञात करनी है। एक हमारा प्रश्न है a, b और -a, -b, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे x2, ये हो गया x1 y1, x2 y2। x2 की जगह हम क्या लिख दें -a, x1 की जगह क्या लिख दें a, इसी तरह y2 की जगह -b, y1 की जगह b। तो ये कितना हो गया a 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस कहाँ चली जाएगी, वर्ग में चली जाएगी, 2 दूनी 4। तो क्या कॉमन मिल रहा है, 4 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b।
ये हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो गई है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, चाहे आप x2 से x1 घटाएं, चाहे x1 से x2 घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है। आपने 3 से 2 घटाया, मान लो 3 से 2 घटाया तो 1 का वर्ग होगा, है ना, और 2 से 3 घटाया तो -1 का वर्ग होगा। आएगा कितना? एक ही है। तो इसलिए ये आप कंफ्यूज ना हो कि हमें x2 से x1 घटाना है कि x1 से x2। जो घटा पाओ, जैसा घटा पाओ आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सूत्र से आप कुछ सवालों को प्रयोग करेंगे। अगर आपको कुछ हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपस में इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाने का थोड़ा प्रयास करें। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।